हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्लैरिफिकेशन से रहने वाला है, जो बॉइलिंग हाउस का टॉपिक है। ठीक है, तो जो भी नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ये जो वीडियो है वो आपको डिटेलिंग मिलने वाली, मतलब एक थ्योरी टाइप में है और अच्छी वीडियो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इसमें। तो जो सब टॉपिक रहने वाले हैं उसमें एक तो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लैरिफिकेशन, दूसरा रहेगा आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लैरिफिकेशन, और उसमें फिर मैं बताऊंगा कि डेफिकेशन प्रोसेस में आपका एक हॉट लाइमिंग होता है और कोल्ड लाइमिंग होता है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज मैं आपको डेफिकेशन तक ही बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जो क्लैरिफिकेशन के अदर प्रोसेस हैं वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और जो भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो लोग मेंबरशिप ले लें, उनके लिए अलग से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं। ठीक है, तो मेंबरशिप के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। ठीक है, क्लैरिफिकेशन के जो ऑब्जेक्ट हैं क्या क्या होने चाहिए। तो पहला थोड़ा डेफिनेशन ये है कि डेफिनेशन कि जूस फ्रॉम मिल एंड डिफ्यूज़र कोल्ड रॉ जूस और मिक्स जूस कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, जूस आता है मिल हाउस से जो आता है, या फिर डिफ्यूज़र तो इंडिया में नहीं है, लेकिन पहले डिफ्यूज़र चला करते थे। अब आपका मिलिंग सेक्शन रहता है। तो मिल और डिफ्यूज़र से जो जूस आएगा उस जूस को हम क्या कहते हैं, रॉ जूस कहते हैं, या फिर बोलते हैं मिक्स जूस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जैसे क्या क्या इम्प्योरिटीज होती है, जैसे बगासीलो हो गया, फाइन बगासीलो, जो आपका स्क्रीन में छन नहीं पाता है। ठीक है, जो छन जाता है उसे हम कसकस बोलते हैं, जो छन नहीं पाता। फिर मड हो जाती है, मिट्टी रहती है। अदर सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं और डिजॉल्व सॉलिड्स रहते हैं। ठीक है, और जो ये इम्प्योरिटीज़ रहती है जी, दीज इम्प्योरिटीज़ अप्रॉक्स 0.3 टू 0.5%। ये आपकी जो इम्प्योरिटीज़ रहती है इसकी क्वांटिटी लगभग 0.3 से 0.5% के आसपास रहती है। ठीक है, और इसमें कुछ आपके कलर कंपाउंड्स भी रहते हैं। तो ये क्या रहती है, इम्प्योरिटीज़ रहती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो जूस गिर रहा है ये मिल्क का जूस है। मिलिंग करने के बाद में ये देखिए किस प्रकार का जूस जो रहता है टैंक में इकट्ठा कर रहे हैं। इसका आपको पास से व्यू भी दिखाऊंगा। इसका कलर देख सकते हैं कितना तो गंदा कलर है, मतलब वो इसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्सअप है, इसमें कलर कंपाउंड मिक्सअप है, और ऊपर ये झाग जो है ये भी एक इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज़ सारी इनको हमें क्या करना पड़ता है, एकदम क्लैरिफायर का मतलब क्लियर करना पड़ता है। आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ टैंक में कैसे, मतलब एक टैंक में जो फाइनल टैंक है बॉइलिंग हाउस में जाने के बाद में कैसा इसका व्यू रहता है। तो ये देखिए, ये जो है हमने इकट्ठा किया है बॉइलिंग हाउस में, मतलब ले जाने से पहले। तो इसमें इस प्रकार की इम्प्योरिटीज़ रहती है, इसमें मड हो गई और आपका कलर कंपाउंड हो गए और अदर आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स होगा, ये इम्प्योरिटीज़ रहती है। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटीज़ आप समझ गए। तो इसके एम्स क्या रहते हैं, हमें क्लैरिफिकेशन के एम्स क्या क्या रखने हैं। तो पहला एम्स है कि एलिमिनेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड कोलाइडल्स। ठीक है, उससे हमें कोलाइडल और सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हमें क्या करना, मतलब हटाना है, एलिमिनेट करना है। दूसरा बी पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन शुगर कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। और जितने भी आपके नॉन शुगर कंपोनेंट हैं, जैसे मिट्टी हो गई, धूल मिट्टी कण हो गए, या फिर आपके अदर कंपाउंड हो गए, जैसे आपके जो बगासीलों से भी छोटे छोटे पार्टिकल है उनको भी हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, जितना जितना ज़्यादा हम रिमूव कर सकें। तीसरा पॉइंट है सी, इम्प्रूव क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंटी ऑफ जूस। तो आपका जूस रहता है, जूस में क्या रहता है, बहुत सारा एकदम मतलब गंदगी रहती है। तो और जिसका कलर भी होता है बहुत ज़्यादा एकदम ग्रीन रहता है, मिट्टी टाइप में। तो उसको क्या करना, हमें एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि ऐसा बनाना कि आर पार उसको दिख जाए। ठीक है, जूस को एकदम बिल्कुल क्लियर बनाना होता है, ये हमारा क्या रहता है, करेक्ट उसका एम्स रहता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि रिड्यूस द कलर, कलर को हमें रिड्यूस करना होता है क्योंकि ज़्यादा मेडी कलर होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, पांचवा सॉरी, प्रोड्यूस ब्रिलियंट लाइट कलर्ड क्लियर जूस फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ठीक है, और हमारा लास्ट जो है एम्स रहता है कि हमें जो क्लियर जूस का एकदम कलर ऐसा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल लाइट कलर, ब्राइट बिल्कुल, जो क्या रहेगा, इम्प्योरिटीज़ से एकदम फ्री रहेगा, उसमें कोई भी आपका ऐसा पार्टिकल नहीं होता है जो आपके जो इम्प्योरिटीज़ हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये देखिए गंदगी है जो तैर रही है, मतलब जिसे बोलते हैं नॉन शुगर। ठीक है, तो इसका कलर कुछ इस प्रकार हो गया। ये जूस है, हमने क्लियर कर लिया है, देखिए कितना गंदा जूस था, और ये लाइट कलर हमने कर लिया है। ठीक है, और लास्ट में जब चीनी बनाएंगे तो मेल्ट को इतना इतना क्लियर कर लेंगे, फाइनल शुगर बनाएंगे
कि इसमें आर पार हमारा जो है वो आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसकी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, देखिए कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट हो गया। ये हमें फाइनल शुगर बनाना है, तो ये हमारा मेल्ट का कलर है। ठीक है, तो हमारा यही एम से कि जब फाइनल शुगर बनाए तो मेल्ट का कलर हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूस क्लैरिफिकेशन। जूस क्लैरिफिकेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहला क्या है, राइज इन सुक्रोज प्योरिटी फ्रॉम रॉ जूस टू क्लियर जूस, इंडिकेटिव ऑफ द डिग्री ऑफ नॉन शुगर रिमूवल। कहने का मतलब है कि जो सुक्रोज की प्योरिटी है वो रॉ जूस टू क्लियर जूस, ये आपकी प्योरिटी क्या इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब राइज होनी चाहिए। और ये जो प्योरिटी राइज हो रही है ये इंडिकेट करता है कि आपने जो डिग्री ऑफ, मतलब कहने का मतलब नॉन शुगर का रिमूवल है वो हुआ है। मतलब ये संकेत देता है कि प्योरिटी राइज तभी हुई है जब नॉन शुगर है जो उसका रिमूवल हुआ है। ठीक है, थ्योरी में यही कह रहा है। अगला पॉइंट है, विच ब्रिंग द डाउन द फॉर्मेशन ऑफ द मोलासिस इज द नॉन शुगर नॉन सुक्रोज कंस्टिट्यूंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोलासिस फॉर्मेशन। ये वाला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि ये जो हमारी प्योरिटी है वो मोलासिस फॉर्मेशन को कम करती है, क्योंकि जो नॉन शुगर्स होते हैं वो हमारे मोलासिस फॉर्मेशन के लिए ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नॉन शुगर इसीलिए, क्योंकि नॉन शुगर हम रिमूव जब कर देंगे तो मोलासिस फॉर्मेशन हमारा कम होगा और शुगर हमारी ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, सुक्रोज विच इज़ अनस्टेबल एट लो पीएच कपल्ड विद हीट हैज़ टू रिमेन इंटैक्ट एंड अंडर अनडिकम्पोज्ड। कहने का मतलब कि जो सुक्रोज होते हैं वो लो पीएच में क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या है कि बरकरार रहना चाहिए और डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुक्रोज का बरकरार रहना चाहिए। इंटैक्ट का मतलब बरकरार और अनडिकम्पोज का मतलब कि अपघटित नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधा सा ये मतलब है कि सुक्रोज को टूटना नहीं चाहिए, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए क्लैरिफिकेशन में। ठीक है, ये तो थ्योरी और आपको मैंने लिखने के हिसाब से बता दी, और जो फंडा है डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, सुक्रोज को टूटना नहीं चाहिए, बरकरार रहना चाहिए उसकी कंडीशन पे। तो तीसरा पॉइंट है, पहले आपको पढ़ते हैं फिर आपको शुद्ध हिंदी में बताते हैं। रिड्यूसिंग शुगर विद देयर वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग डाउन सुक्रोज रिटेंशन इन फाइनल मोलासिस शुड एज फॉर एज पॉसिबल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सीधी सीधी बात है, जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो जब फाइनल मोलासिस जब जाता है उसमें सुक्रोज ना जाए, इसलिए क्या करती है, उस चीज़ को रोकती है। तो इसीलिए रिड्यूसिंग शुगर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब, क्या करती है कि सुक्रोज को फाइनल मोलासिस में जाने से रोकती है, इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, अब आगे कह रहा, हाई पीएच एंड टेम्परेचर कॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर विच इज़ क्वाइट हाई 25 to 30% इन कार्बोनेशन एंड वेरी लो इन सल्फिटेशन 0.1 to 0.5%। देखिए, हाई पीएच ज़्यादा पीएच हो जाए या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो, रिड्यूसिंग शुगर हमारी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। तो कार्बोनेशन प्रोसेस में क्या रहती है, हाई रहती है 25 से 30%, और सल्फिटेशन में बहुत लो रहती है 0.1 से 0.5%। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए अधिकतर जगह क्या होता है, सल्फिटेशन प्रोसेस ही आपका यूज होता है। कार्बोनेशन तो बहुत ही रेयर चांस में यूज होता है, कम यूज होता है, अधिकतर सल्फिटेशन या फिर डेफिकेशन। ठीक है, अगर आपको रिड्यूसिंग शुगर के बारे में नहीं पता है तो रिड्यूसिंग शुगर की पूरी वीडियो में डाल चुका हूँ। रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में, सुक्रोज जब टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, वही आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इंक्रीज इन इनऑर्गेनिक साल्ट लाइक सिल्का आयरन सल्फेटेट रिजल्ट्स इन अनडिजायरेबल स्कल फॉर्मेशन इन इवेपोरेटर्स। जैसे आपके अगर ये आयरन होगा, सिल्का होगा, सल्फेटेट होगा, ये इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, स्केल फॉर्मेशन करेंगे। इवेपोरेटर की जो ट्यूब्स होती हैं उसमें क्या करेगा, स्केल फॉर्मेशन करेगा, मतलब स्केल की मतलब परत जमा देगा चारों तरफ, जिससे क्या रहेगा आपका जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे गंदगी जमा देता है, परत जमा देगा चारों तरफ ट्यूब के अंदर अंदर। ठीक है, तो क्या कहा, विच हैज़ टू बी अवॉइडेड बाई एक्सरसाइजिंग रिजिड कंट्रोल ऑन क्वालिटी ऑफ केमिकल्स एम्प्लॉयड। तो इसलिए क्या है, हमें इसको अवॉइड करने के लिए क्या है कि अच्छी क्वालिटी के केमिकल्स जो यूज करने चाहिए, जो स्केल फॉर्मेशन को मतलब रिड्यूस करते हैं। ठीक है, या रिमूव करते हैं स्केल को। समझ में आया। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स होती है क्लैरिफिकेशन की, जूस क्लैरिफिकेशन की। और अगला पॉइंट पाँचवा कह रहा है कि द प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यूस ऑपरेशन एंड ऑटोमेशन, कंटिन्यू रहना चाहिए और ऑटोमेटिक चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में
कहीं ट्यूब फट गया या फिर कोई दिक्कत हो गई, तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिक होना चाहिए। और अगला कह रहा है छठा, इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटायर फैक्ट्री ऑपरेशन द प्रोसेस हैज़ टू बी एनर्जी इफिशिएंट। कहने का मतलब है कि फैक्ट्री के ऑपरेशन में अगर देखा जाए तो ये जो हमारा प्रोसेस होना चाहिए वो एनर्जी इफिशिएंट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो हमारी स्टीम अगर लग रही है किसी चीज़ में, मतलब बॉइलिंग प्रोसेस में लग रही है, जूस को हमें बॉयल करना है, टेम्परेचर हाई करना है, तो वो हमारा इफ़िशिएंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हाई स्टीम का यूज हो रहा है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो इफ़िशिएंट हमारा होना चाहिए, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है जूस क्लैरिफिकेशन का। अच्छा, जूस क्लैरिफिकेशन में एसआरटी होता है आपका, एक आपका रैपिडोर होता है। एसआरटी और रैपिडोर की मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग फुल वीडियो चैनल पर जाके देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस उसका मैं बताया हूँ, ठीक है। अगर कोई और अदर आपको क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप क्या करें, कमेंट करें, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन का जो पहला प्रोसेस है वो डेफिकेशन है। तो डेफिकेशन ऑफ जूस एम्प्लॉइंग मेनली लाइम एंड हीट एज आ एजेंट, द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ द जूस प्यूरिफिकेशन। कहने मतलब है कि डेफिकेशन में क्या होता है, हमें जूस में क्या होता है, लाइम मिलाना होता है हीट के साथ में, ठीक है। और ये जो है मेथड बहुत ही पुराना मेथड है और सबसे सस्ता मेथड यही माना जाता है प्यूरिफिकेशन का मतलब क्लैरिफिकेशन में, ठीक है। डेफिकेशन में कुछ नहीं, जूस को आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद में आपने लाइम मिला दिया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार इसमें लाइम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, रॉ जूस को हमने क्या किया, ये सारे जूस हीटर हैं, ठीक है। तो कई स्टेज में, एक या दो स्टेज में हम जूस को क्या करते हैं, मान लो 30 से 35 डिग्री हमारा जो जूस आ रहा है मिल से, उसको हम 70 तक, 68 से 70 तक आसपास हम उसको ले जाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ठीक है, 70-80 के आसपास है। और इसको गर्म करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, हम लाइम मिलाएंगे। तो लाइम को एक घोल के रूप में मिलाते हैं। देखिए ये जो लाइम है, इसको हमने चूने को मतलब घोल लिया है, ठीक है। लाइम प्रिपरेशन की वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। और इस लाइम को हम क्या उसमें जूस में मिला रहे हैं। और जूस में मिलाते क्या होगा, लाइम से जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाएंगी, जूस हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जूस में कुछ हमारा P2O5 भी होता है जिसे हम फास्फोटेशन बोलते हैं। तो टिपिकली P2O5 लेवल इन शुगर केन जूस में कितना होता है, अगर लेस देन 100 ml तो ये लो हो गया मिलीग्राम पर लीटर, और मीडियम में तो 100 से लेकर 300 के बीच में रहता है, और हाई है मतलब तो ग्रेटर देन होगा हमारा 300 मिलीग्राम पर लीटर। तो कितना रहना चाहिए, ठीक है। और कम है तो क्या दिक्कत है, ज़्यादा है तो क्या दिक्कत है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो P2O5 की हमें डोजिंग देनी पड़ती है। तो हमारा जो P2O5 जो जनरली रहना चाहिए वो हमारा 200 से 300 तक रहना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा होगी तो क्या दिक्कत होगी और कम है तो क्या दिक्कत होगी, वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हैविंग एन ऑप्टिमल P2O5 कंटेंट इन शुगर केन जूस इन क्रूशियल फॉर इफिशिएंट क्लैरिफिकेशन, ठीक है, एंड शुगर रिकवरी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कहने का मतलब जितना अगर हमारा P2O5 रेंज में रहेगा तो उसी उसी हमारी उसकी जो इफ़िशेंसी है वो क्लैरिफिकेशन की बढ़ जाएगी, और शुगर जो रिकवरी है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या रेंज होती है, देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इफ़ द P2O5 कंटेंट इज़ टू लो इट कैन लीड टू पुअर जूस क्लैरिफिकेशन एंड रिड्यूस शुगर ईल्ड। कहने मतलब अगर लेस देन हमारा कम है, ज़्यादा लो है, तो पुअर जूस क्लैरिफिकेशन पुअर रहेगा, और रिड्यूसिंग शुगर ईल्डिंग हमारी रिड्यूस रहेगी, मतलब शुगर रिकवरी हमारी कम रहेगी। और इफ़ P2O5 कंटेंट टू हाई इट कैन कॉज स्केल फॉर्मेशन एंड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द शुगर रिकवरी। सेम अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्या रहेगा, हमारा स्केल फॉर्मेशन होगा ट्यूब्स में, तो जिससे क्या है, शुगर जो है हमारी रिकवरी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए रेंज जो है 200 से 300 के बीच में रखनी चाहिए। अगला, देयर आर डिफरेंट वेरिएंट ऑफ लाइम डेफिकेशन। लाइम डेफिकेशन कौन कौन से वेरिएंट, मतलब टाइप जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है जो कोल्ड लाइमिंग। तो कोल्ड लाइमिंग में देखो क्या करते हैं, तो ठीक है, जो जूस जो हमारा रहता है, जो कोल्ड जूस इज लाइम्ड टू pH 7.8 टू 8.3 एंड हीटेड 103 से लेकर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसमें हमारा जूस कोल्ड रहेगा, उसी में हम लाइम मिला देंगे जिसमें pH हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, 7.8 से लेकर 8.3 तक। आफ्टर रिलीजिंग द प्रेशर द वेपर आर वेंटेड आउट, द जूस इज अबाउट 100 डिग्री सेंट टू द सब्सीडर फॉर सेटलिंग। सब्सीडर का मतलब वही आपका रैपिडोर हो गया, एसआरटी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, आफ्टर रिलीजिंग द प्रेशर एंड वेपर, जब प्रेशर और वेपर को हमने रिलीज़ कर दिया, फिर इसके बाद में क्या है, उसको हम सेटलिंग के लिए भेज देंगे। लेकिन उसमें हमारी दिक्कत क्या आएगी, कोल्ड लाइमिंग में
कोल्ड लाइमिंग में दिक्कत ये है कि जब हम ठंडे जो जूस को है वो हम क्या करेंगे, पंप के द्वारा उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हम भेजेंगे, तो उसमें क्या रहेगा हमारी मतलब प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या क्या आती है, तो पंपिंग ऑफ कोल्ड अल्कलाइन जूस लेड टू डेवलप ए लिकोनोस्टॉक। एक लिकोनोस्टॉक का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है कि उसमें डेवलप हो जाएगा, रिजल्टिंग इन पंप ब्लॉकिंग ऑफ पाइपलाइन ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ डेक्स्ट्रॉन एंड गमी मैटर, ठीक है, जिमी मैटर। तो जो डेक्स्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो उससे क्या रहेगा, हमारा पाइप ब्लॉक हो जाएगा। और जो हमारे गमी मैटर होंगे, मतलब जैसे हमने अभी आपको दिखाया था कि जैसे ऊपर फोमिंग टाइप में रहती है, वो हमारे उस टाइप में मैटर जनरेट होंगे और वो हमारे पाइप में जम जाएंगे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी पाइप जल्द से जल्दी क्या हो जाती है, घिस जाती है, वियर हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा टाइप हॉट लाइमिंग। तो हॉट लाइमिंग में क्या होता है, जो कोल्ड जूस जो हमारा होता है उसको हम हीट करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड से बिफोर ट्रीटमेंट विथ लाइम टू रेज पीएच टू 7.8 द ट्रीटेड जूस। फिर इसके बाद में पीएच हमने मतलब लाइम को मिला दिया। लाइम को मिलाने के बाद में पीएच जो हमारा 7.8 तक हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, जो हमारे पास में लाइम मिला जूस उसको हम दोबारा क्या करते हैं, रीहीट करते हैं 103 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको सेंड करते हैं हमारा सब्सिडर में, कहने का मतलब आपका रैपिडोर में या फिर आपका एसआरटी में, किसके लिए, मड की सेटलिंग के लिए, ठीक है। तो हॉट लाइम आजकल देखिए अधिकतर जगह क्या हॉट लाइमिंग ही यूज हो रही है, ठीक है। हॉट लाइमिंग से यही फ़ायदा है कि आपको तो प्रॉब्लम नहीं होती पंपिंग करने में, ठीक है, और उसमें जो क्लैरिफिकेशन वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। और जो हॉट लाइमिंग होती है उसमें कंजप्शन जो रहता है 15 से 20% लेस हमारा जो है लाइम यूज होता है कोल्ड लाइमिंग की मतलब तुलना में। तो हॉट लाइमिंग हमारी अच्छी रहती है, ठीक है।